सोचिए कि आप अपनी वाइफ के साथ अपनी कज़न की मैरिज फंक्शन में गए हो और जब आप मैरिज फंक्शन में होके वापस आते हो अपने रूम में वापस, तो आप जब रूम का दरवाज़ा खोलते हो तो आप देखते हो कि रूम का जो सारा सामान अब जैसे आपने रखा था वैसा बिल्कुल नहीं है। सारा सामान बिल्कुल तहस नहस हुआ हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है और आप डर जाते हो कि कहीं चोर तो नहीं आ गया हमारे रूम में। आप झट से अंदर जाते हो और देखते हो, लेकिन आपको वहाँ कोई भी नहीं दिखता। फिर आप अपना जल्दी से आके सामान चेक करते हो कि जो सामान आपने रखा था कहीं वो चोरी तो नहीं होगा, बट ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता और आप जब इग्नोर कर देते हो और नेक्स्ट डे सेम आप जल्दी अपने घर से निकल जाते हो अपने मैरिज फंक्शन के लिए। और जब आप वापस आते हो तो आप देखते हो फिर से वैसा ही हाल है, कल जैसा ही। सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, सब तहस नहस हुआ है और आप बहुत परेशान होते हो। और अगले दिन फिर से एक फंक्शन होता है, तो आप अपनी वाइफ को बोलते हो कि तुम ऐसा करो, एक दिन के लिए यहीं पे रुक जाओ, ठीक है, और देखो कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है। क्योंकि आपने कैमरे वगैरह सब चेक किए, लेकिन आपको ऐसा कोई भी इंसान नहीं एंट्री एग्जिट करता हुआ नहीं दिखा जो ऐसा काम कर सके। तो आप अपनी वाइफ को बोलते हो कि तुम एक दिन यहीं पे रुको और देखो कि आखिर हमारे घर में चल क्या रहा है। और सेम आपकी वाइफ भी ऐसे ही करते हैं कि वो रूम में रुकते हैं और आप मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए घर से बाहर चले जाते हो। और जब आप मैरिज फंक्शन अटेंड करके वापस आते हो तो आप देखते हो कि आपका रूम का दरवाज़ा बिल्कुल लॉक है। तो आप डोर नॉक करते हो और अंदर से एक बहुत ही ठंडी सी आवाज़ आती है कि डोर खुला है, डोर खुला है, डोर खुला है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और जब आप दरवाज़ा खोलते हो और तब जो आप देखते हो वो देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डेविल वर्सेस डिवाइन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं रियल हॉरर स्टोरीज। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे ही और रियल स्टोरीज आप लोगों के लिए लेके आते रहें। और मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको जो वीडियो देखने में मज़ा आएगा और आपको पूरी कहानी समझ आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 2024 की है। हमारी कहानी के मुख्य किरदार सुमित और उनकी वाइफ अनीता है। सुमित और उनकी वाइफ अनीता दोनों साउथ दिल्ली में रहते हैं। सुमित जो पेशे से प्रोफेसर है और उनकी वाइफ अनीता एक हाउसवाइफ है। सुमित को एक दिन अपनी बुआ का कॉल आता है और सुमित की बुआ बताते हैं कि उनके कज़न की मैरिज जो है फ़िक्स हो चुकी है और उनके कज़न की जो मैरिज की डेट फ़िक्स हुई है वो 3 महीने बाद की है। तो सुमित की बुआ जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने सुमित को बोला कि तुम्हें अपनी बीवी के साथ यहाँ पे आना होगा और ये हमारे जो पूरा मैरिज फंक्शन है वो 1 वीक के लिए चलेगा और हम लोग आपके लिए पूरे 1 हफ़्ते के लिए 3 स्टार होटल बुक कर देंगे। सो आप बिना टेंशन के लिए आ जाओ अपनी वाइफ के साथ, बस वहाँ पे आके आराम से 1 हफ़्ता रहना और 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रह लेना, ताकि वहाँ पे आप मुंबई में आके घूम सको। ये सुन के सुमित बहुत खुश होता है कि चलो आखिरकार मेरे भाई की शादी तो फिक्स हुई। सुमित बोलता है कि ठीक है बुआ जी, मैं ज़रूर आऊँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो ये बात सुमित अपनी वाइफ अनीता को बताते हैं और अनीता भी सुन के ये बात बहुत खुश होती है कि चलो कम से कम कोई शादी का मौका तो आया। वैसे भी अनीता काफ़ी टाइम से शादी का कोई ना कोई वेट कर रही थी कि कितने टाइम हो गया हमारे घर में कोई भी अभी तक शादी का फंक्शन नहीं आया है, तो चलो इसी बहाने हमें मुंबई भी घूमने को मिल जाएगा। और अनीता बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और वो 3 महीने बाद जो मैरिज आने वाली हैं उनकी अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। और इधर सुमित ने भी अपनी यूनिवर्सिटी में 1 हफ़्ते की छुट्टियां अप्लाई कर दी थी और उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें पूरे 1 हफ़्ते की छुट्टियां अप्रूव भी हो गई थी उनकी। फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन सुमित और अनीता दोनों ही अपने घर दिल्ली से मुंबई की ओर रवाना हो जाते हैं। और मुंबई में पहुंचने के बाद सुमित और अनीता सीधा अपने बुआ जी के घर जाते हैं और उनके बुआ जी उनको देख के बहुत ही खुश होते हैं और उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है। और सुमित और अनीता को अपनी बुआ जी और उनके परिवार की जो मेहमान नवाजी वो बहुत अच्छी लगती है। कुछ घंटे वहाँ बिताने के बाद सुमित का भाई उनको
उनके होटल तक छोड़ने के लिए जाता है। और होटल पहुंचने के बाद सुमित और उनकी वाइफ को होटल का स्टाफ उनके रूम की चाबी पकड़ा देते हैं। सुमित और उनकी वाइफ रूम में जाके रेस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत थक गए होते हैं सफ़र करके, और उन्हें कल से जो मैरिज के फंक्शन शुरू होने वाले हैं वहाँ भी जाना है। तो इसलिए सुमित और उनकी वाइफ अनीता थके हारे सो जाते हैं। और अगली सुबह 10 या 11 बजे के बीच वो लोग अपने होटल के रूम को ताला मारते हैं और मैरिज फंक्शन के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे जाके जो रस्में रिवाज होते हैं वो वहाँ पे जाके करते हैं। और ऐसा करते करते उनको वहीं पे रात हो जाती, 11 बज जाते हैं। तो सुमित बोलता है अपनी वाइफ को, चलो अब चलते हैं, अब होटल चलते हैं, आराम से सोते हैं, कल सुबह फिर से इतनी ही जल्दी वापस आना है, क्योंकि और भी काफ़ी फंक्शन है, पूरा हफ्ते ही फंक्शन है और साथ में लास्ट डे जो है वो शादी भी है उनके। तो सुमित और अनीता ऐसे ही करते हैं, वो अपने होटल के रूम में वापस आते हैं। और जैसे ही वो लोग अपने होटल का रूम खोलते हैं तो वो जो देखते हैं वो देख के तो सुमित और उसकी वाइफ दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। वो देखते हैं कि उनका सारा का सारा सामान बिल्कुल बिखरा हुआ है, ऐसे लगा है मानो किसी ने आकर यहाँ पे उजाड़ दिया हुआ है। सुमित और अनीता झट से अंदर जाते हैं और पूरा कमरा चेक करते हैं कि यहाँ चोर वगैरह तो नहीं आ गया, कोई हमारा गोल्ड का सामान जो हम लाए हैं वो तो नहीं लेके चला गया। और वो जल्दी से अपना हर एक सामान चेक करते हैं और उनको थोड़ी रिलीफ मिलती है क्योंकि उनका कोई भी सामान जो है चोरी नहीं हुआ होता है। सुमित और अनीता दोनों ये देख के बहुत ही हैरान और परेशान होते हैं कि पूरा सामान बिखरा हुआ, लेकिन हमारे सोने का सामान, चांदी का सामान और जो भी हम गिफ्ट्स लेके आए हैं दूल्हा दुल्हन के लिए वो बिल्कुल ऐसे जो के तो ही हैं, उनमें से एक तिनका तक गायब नहीं हुआ है। सुमित जो है रिसेप्शन पे कॉल करता है और सारी बात होटल स्टाफ को बताता है। होटल के जो स्टाफ है विद मैनेजर सभी उनके रूम में आते हैं और उनका रूम का पूरा दृश्य देख के वो सभी चौंक जाते हैं। तो सुमित मैनेजर को बोलता है कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए कैमरास की, हमें देखना है कि हमारे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ है। और सेम मैनेजर भी ऐसा ही करते हैं। सुमित ने अपने खुद आंखों से देखा है कि उनके जाने के बाद वहाँ कोई भी नहीं आया और ना ही वहाँ से कोई गया। तो ये देख के सुमित और अनीता बहुत अजीब हालात में होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा, ना कोई आया ना कोई गया, तो पूरा का पूरा सामान कैसे बिखर गया। तो सुमित सोचता कि हो सकता है हम ही जल्दबाजी में सारा सामान इधर का इधर कर दिया हो और हमें याद ना रहा हो। तो ये बात आई गई हो जाती है। तो सुमित और अनीता जाके अपने रूम में सो जाते हैं। अगली सुबह सुमित और अनीता फिर से अपने मैरिज फंक्शन के लिए जाने के लिए रवाना हो जाते हैं करीब 12 बजे के दोपहर के। और ऐसे ही वो रात के 11-12 बजे के करीब फिर से वापस आते हैं। और फिर से जब वो देखते हैं फिर से उनका सामान पूरा बिखरा हुआ है। ये देख के सुमित का तो मानो दिमाग खराब हो जाता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। वो जोर से चिल्लाता है अपने रूम से ही, मैनेजर मैनेजर कहाँ हो तुम, क्या चल रहा है इस होटल में। और ये चिल्लाते चिल्लाते सुमित जो है नीचे रिसेप्शन पे चले जाते हैं और मैनेजर की खूब क्लास लगाते हैं। और मैनेजर फिर से कैमरा चेक करते हैं और फिर से वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी ना आया ना गया। इस बार तो मैनेजर भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है हमारे होटल में। तो सुमित बोलता है कि चलो आज लास्ट दिन है और अगर कल ऐसा हुआ फिर से तो मैं सीधा पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा, चाहे आपका कितना भी बड़ा होटल है, मेरे भी बहुत अच्छे कनेक्शन है और आपको तो मैं देख लूँगा आप होटल वाले को कि आप ऐसे बिहेव करते हो अपने जो प्रीमियम गेस्ट आते हैं। और मैनेजर उनको बहुत माफ़ी वगैरह मांगता है कि आई एम सो सॉरी सर, ऐसा आगे से नहीं होगा। कल आप बता देना, आप जब भी जाओगे मैं अपना एक स्टाफ का मेंबर जो है आपके बिल्कुल निगरानी में रखूँगा कि आपके रूम में, ताकि कोई आ जा ना सके। तो सुमित बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 बार हो चुका है, कल ना हो। और ऐसे ही अगले दिन सुबह फिर से सुमित अपने मैरिज फंक्शन के लिए निकल जाते हैं, सुमित और नीता दोनों। और जब वापस आते हैं तो फिर जब देखते हैं कि भाई फिर से सामान ख़राब है, तो सुमित और अनीता वो बहुत ही चिढ़ जाते हैं अंदर से कि ये क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने उस टाइम मैनेजर को नहीं बुलाते हैं
क्योंकि वो बहुत थक गए होते हैं 2-3 दिन लगातार। आपको पता है कि मैरिज फंक्शन में जाना और फिर बार-बार थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। वो कहते हैं वो अंदर जाते हैं, अपना सारा सामान चेक करते हैं, सब सही का सही होता है, बस बिखरा होता है और जाके वो सो जाते हैं, वो किसी को कंप्लेंट वगैरह नहीं करते हैं। और अगले दिन अचानक अनीता की बहुत हालत खराब हो जाती है। अनीता जो है वो बहुत उल्टियाँ, वॉमिटिंग करते हैं। तो सुमित बोलता है कि सुमित पहले उनको मेडिसिन देता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर कल तुम नहीं जा सकते वहाँ पे तो कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो रूम में ही रहो, ठीक है? अपना हेल्थ को पहले देखो, मैरिज फंक्शन तो आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाता हूँ। और साथ में ये भी तो हम देखें कि आखिर हमारे जाने के बाद आता कौन है हमारे रूम में। तो अनीता भी ये पूरी बात को समझते हैं और वो बोलते ठीक है, मैं यहीं रुकूंगी, तुम कल जाके हो आओ फंक्शन में, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ आखिरकार कौन आता है यहाँ पे। सो ऐसा ही होता है। अगले दिन फिर से सुमित वहाँ से 12 बजे के करीब निकल जाता है और वापस जो मैरिज फंक्शन करने के बाद रात के 11 बजे के बाद घर पहुँचता है। और जैसे ही सुमित रूम का दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक बहुत ही ठंडी सी आवाज़ आती है, रूम का दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। ये सुन के सुमित थोड़ा-सा वियर्ड महसूस करता है कि ये मेरी वाइफ़ को क्या हो गया, इसकी आवाज़ को क्या हो गया? सुमित को लगा कि हो सकता है कि वो ज़्यादा बीमार हो गए हो, उनका गला ख़राब हो गया हो, इसलिए थोड़ी आवाज़ भारी हो गई हो। सुमित थोड़ा-सा ज़ोर लगाता है, दरवाज़ा ओपन हो जाता है और जैसे ही सुमित दरवाज़ा खोलता है और वो जो देखता है, वो देख के सुमित की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये देख के सुमित ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी चीख इतनी तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि आस-पास जितना भी होटल का स्टाफ है और साथ में जितने भी रूम होते हैं, उन सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और भाग के सुमित की तरफ आते हैं। और वो भी देखते हैं कि उनकी वाइफ़ क्या अंदर कैसी हरकतें कर रही हैं, कैसी वो किस स्टाइल में खड़ी हैं, अपने हाथ नीचे करके और पाँव ऊपर करके। और ये मंज़र देख के वहाँ जितने भी लोग थे, सभी की हालत एकदम ख़राब हो जाती है। और ये सब देख के सुमित की वाइफ़ जो है वो ज़ोर-ज़ोर से हँसना शुरू कर देती है। और वहाँ पे कम से कम मानो कि 8 से 10 लोग इकट्ठा हो गए थे इंक्लूडिंग होटल का स्टाफ। वो सभी सुमित की वाइफ़ को पकड़ते हैं और सीधा करते हैं और जब वो सीधा करते हैं तो सुमित की वाइफ़ एकदम से बेहोश हो जाते हैं। और बेहोशी की हालत में सुमित की वाइफ़ के अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी, मुझे अब बहुत पसंद आ गई है। और ये बोल के बहुत ही क्रीपी सी स्माइल करके वो एकदम बेहोश हो जाती हैं। तो सभी उनको उठाते हैं और पलंग पे लिटा देते हैं उनके बेड पे और सभी जो है सुमित को बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ को किसी अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में या कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ कि एकदम से क्या हो गया उनको। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, सुमित की हालत बहुत ख़राब हो गई थी उनकी वाइफ की हालत देख के। उन्हें एकदम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करें क्या। तो उन्होंने झट से अपनी बुआ को कॉल लगाया। उस टाइम रात के करीब 2:30 बज गए थे। सभी की सभी बुआ का परिवार भी सो चुका था। सुमित ने जैसे ही बुआ को कॉल लगाया, पहले तो बुआ ने उठाया नहीं। फिर 4-5 कॉल लगाने के बाद जब बुआ एकदम से देखती हैं कि सुमित का बार-बार कॉल आ रहा है, तो वो सुमित का कॉल उठाते हैं और सुमित की ऐसी दबी-दबी आवाज़, सुमित के मानो कि मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। सुमित की बुआ पूछती हैं कि बेटा क्या हो गया, इतनी रात को कॉल किया, सब खैरियत तो है? और सुमित उस सारा का सारा इंसिडेंट अपनी बुआ को बता देता है। और ये सुन के उनकी बुआ बोलती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी वहाँ पे पहुँचती हूँ। सुमित की बुआ और उनका कज़न और साथ में 2 और कज़न, 4 बंदे सुमित के पास आते हैं और सुमित की वाइफ अनीता की हालात देखते हैं। जो सुमित की वाइफ अनीता की हालात देखने के बाद सुमित की जो बुआ है उनको समझ आ जाता है कि ये मामला कुछ और है, इसे डॉक्टर को दिखाने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुमित की बुआ बोलती हैं कि आज रात को तुम लोग इन्हीं सुमित के साथ ही रुको, मैं घर जाती हूँ और कल सुमित और तुम सभी लोग मेरे पास आना, ठीक है? और कल जो फंक्शन है हम उसको थोड़ा डिले कर देते हैं, वो हम वहाँ पे नहीं रखेंगे।
ठीक है। तो ऐसा ही होता है, सुबह होती है, सुमित और सुमित के जो कज़न है वो सभी मिलके बुआ के पास आते हैं और अनीता अभी भी वहाँ पे सो ही रही है। उसको कुछ नहीं पता, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। तो सुमित की जो बुआ है वो एक बाबा जी को कॉल लगाते हैं और बाबा जी को सारी की सारा वाक़या बताते हैं। और बाबा जी ये सुन के वो बोलते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं वहाँ आता हूँ होटल में और देखता हूँ क्या आखिरकार चल क्या रहा है। तो ऐसे ही 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर बाबा जी अपने 2 चेले चपटों के साथ उस रूम के सामने खड़े हो जाते हैं। जो बाबा जी के चेले होते हैं वो तो रूम के अंदर आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जब बाबा जी जो होते हैं वो रूम में कदम रखते हैं तो एकदम से अपना पैर पीछे कर लेते हैं। तो एकदम से सुन्न हो जाते हैं बाबा जी। सुमित, उनके कज़न, बुआ और वो चेले चपेटे सब बाबा जी को देख रहे हैं कि बाबा जी एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं। और कुछ ही मिनट के बाद बाबा जी आँख खोलते हैं और बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये बहुत ही जिद्दी शरारती किस्म की आत्मा है, ये इतनी जल्दी इसको नहीं छोड़ेगी। और सुमित ने बोला कि आखिरकार बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है, हमने क्या बिगाड़ा किसी का। और आज के ज़माने में आप बाबा होके, चलो मानता हूँ कि आप बाबा जी हो, आप आत्मा वगैरह में बिलीव करते हो, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, मैंने लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होती है और आप मुझे ही ये चीज़ें बता रहे हैं, वो बता रहे कि मेरी वाइफ को ये चीज़ हुई है। तो बाबा जी हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने मन पे हाथ रखो और पिछले दिन जो भी हुआ है आंखें बंद करो और याद करो कि ये जो भी कुछ हुआ है क्या वो नॉर्मल है। और यकीन मानो सुमित के पास कोई भी इसका जवाब था ही नहीं, क्योंकि सुमित सच में अंदर से बहुत डर चुका था। तो सुमित बोलता है अपनी बुआ को कि हो सकता है इसे कोई बीमारी होगी हो या कोई इन्फेक्शन होगी हो, कुछ हो गया हो, जो हम एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। ऐसे मुझे बाबा बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सभी लोग ढोंगी होते हैं, मैं इन चीज़ों में नहीं यकीन करता और मैं तो अपनी वाइफ को डॉक्टर को ही दिखाऊंगा। लेकिन सुमित की जो बुआ है वो उनको बहुत समझाती हैं, तुम जो जानते हो तुम उतना ही जानते हो, लेकिन इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और साइंस के बहुत परे हैं और उनको तो आज तक साइंस भी प्रूव नहीं कर पाई है। बहुत टाइम लगा सुमित को कन्विंस करने में उनकी बुआ की तरफ से, और सभी कज़न की तरफ से प्रेशर आ रहा था कि बाबा जी को एक बार मौका दिया जाए। तो आखिरकार सुमित मान जाता है। बाबा जी बोलते हैं कि मुझे ये तो पता है कि आत्मा कैसी है और इसको कैसे निकालना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये आत्मा बनी कैसे और इसकी हिस्ट्री क्या है, और जब तक मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता होगी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो सुमित ने बोला है कि मुझे कैसे पता होगा कि इस आत्मा कहाँ से आई है और इसको कहाँ से लगी है, मुझे क्या पता होगा। बाबा जी बोलते हैं कि तुम एक बार जाके होटल के स्टाफ से पूछो, तुम्हें वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। सुमित और अपने कज़न के साथ भाग के होटल के स्टाफ को जाता है और बहुत पूछता है, लेकिन सभी के सभी होटल के स्टाफ वाले यही बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और हुआ है तो आपकी वाइफ को ही कहीं से बाहर से हुआ होगा या कुछ भी हो रहा है, आप लोग बस होटल का नाम खराब कर रहे हैं। लेकिन सुमित वहाँ पे बहुत ही गर्म हो जाता है। सुमित वहाँ पे पुलिस को कॉल कर देता है और जब पुलिस आती है तो पुलिस के सामने भी सारा मामला रखा जाता है और सुमित जो है वो पुलिस को एक रिक्वेस्ट करता है कि आप दबाव बनाओ मैनेजर पे और ताकि वो मुझे सच बता सकें। वैसे तो पुलिस ये चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस वाले इंस्पेक्टर थे उन्होंने वो हालत देखी सुमित की और उनको बोला कि ठीक है मैं उनको दबाव बनाता हूँ। मैनेजर पे पुलिस वाले ने दबाव बनाया और मैनेजर ने बोला कि हाँ मुझे पता है कि ये क्या है, लेकिन माफ़ कीजिए मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सुमित ने बोला और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि किसी को नहीं पता चलेगा कि तुमने बताया। मैं किसी अगर कोई ऐसी अगर बात इन फ्यूचर आती भी है तो मैं वो बात खुद पे ले लूँगा कि मैंने पता किया, लेकिन ये नहीं बताऊँगा कि तुमने मुझे बताया। तो फाइनली वो जो मैनेजर होता है वो मान जाता है। मैनेजर बोलता है कि आज से 8 महीने पहले की बात है, ये जिसका होटल है उसकी एक बेटी थी, वो बहुत ही जिद्दी किस्म की लड़की थी
वो ऐसी ज़िद्दी थी, इतनी ज़िद्दी थी कि उसने जो बात करनी उसने मना के ही रहनी, चाहे ज़मीन का आसमान हो जाए एक। आती है और उसकी एक नहीं सुनती है। और एक समय की बात है कि उस लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का किसी और रिलीजन और कास्ट का होता है। जब ये बात लड़की के पिता को पता लगती है तो ये पिता बहुत ही बौखला जाते हैं कि हम लोग उस कास्ट में शादी नहीं करेंगे। और उनकी बेटी वो अड़ जाती है कि नहीं, मुझे इसी से शादी करनी, इसी शादी करनी, अदरवाइज़ मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। और उनके पिता भी अड़ जाते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी इससे होने नहीं दूंगा, इस लड़के से। तो इसी जिद्दोजहद में वो लड़की जो है खाना पीना अपना बंद कर देती है और जितने भी रिश्ते उनको दिखाए जाते हैं वो सभी के सभी मना कर देते हैं। और एक बार जो है उनके पिताजी को इतना गुस्सा आता है, उसकी अपनी बेटी की हरकतों में इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा जाते हैं किचन में। उन्होंने केरोसिन की बोतल रखी होती है, ये बेटी के ऊपर केरोसिन डाल देते हैं और डराते हैं कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे मैं यहीं पे इसी अपने घर में जिंदा जला दूंगा। ये बात सुन के उनकी बेटी भी हंसती है, हाँ हाँ ठीक है, जला दोगे जिंदा जलाना तो, लेकिन मैं मरूं चाहे जीऊं, मैं उसी की हूँ और उसी की रहूंगी। ये सुन के जो हमारे होटल के मालिक हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वो है तो उनकी बेटी ही, अब अपनी बेटी को कैसे आग लगा दें? वो तो डराने के लिए उन्होंने केरोसिन डाल दिया था उस पर। लेकिन तभी उनकी बेटी झट से जाती है और लाइटर जो है अपने पिताजी के हाथ से छीन लेती है और बोलती है, अगर पापा आपने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं आज यहीं जल के मर जाऊंगी। तो उनके पिताजी ने बोला, हाँ ठीक है, जलना है तो जा, जल के मर जा। और जैसा ही उन्होंने ये चीज़ बोली उसने खुद को आग लगा ली। और ये देख के जो हमारे होटल के मालिक है और सभी जो नौकर चाकर हैं वो सभी मिलके बहुत पानी वानी डालना शुरू किया, लेकिन वो आग नहीं बुझी। और फाइनली जब उनकी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर है उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। और ये सुन के और वो बहुत रोते हैं। और उनकी बेटी जाने के बाद लगभग 3 से 4 महीने तक तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और फिर एकदम से रूम नंबर 81 से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जैसे हम वहाँ पे ऊपर भागते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं उनके पूरे बाल वगैरह बिखरे हुए हैं। वो जो गेस्ट होते हैं वो भी बेसिकली कपल ही होते हैं, उनके बाल वगैरह बिखरे होते हैं दोनों के ही। ऐसे लगता है जैसे दोनों ने आपस में बहुत लड़ाई की और एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए हुए हैं, मियाँ बीवी ने उनके बाल वाल खींच दिए हुए हैं एक दूसरे के। और जो उनकी वाइफ है उनके अंदर से एक बहुत तेज आवाज़ आती है एक लड़की की। महेंद्र बोलता है कि वो मुझे ही देखती है और बोलती है कि जाओ और मेरे बाप को बोल दो कि उनकी बेटी वापस आ गई है और वो भी उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं जल के मरी हूँ और मेरी शादी मेरी मोहब्बत से नहीं हो पाई है। और मैं अब उनका ये होटल तबाह कर दूंगी, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तबाह कर दूंगी, उनको सड़क पे ले आऊंगी, इतनी बुरी हालत कर दूंगी कि मेरे पिता भीख भी मांगे और उनको भीख भी नहीं मिलेगी। तो ये बोल के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है और एकदम से वो गिर जाती नीचे। तो ये एक इंसिडेंट था। और उसके बाद जितने भी लोग वहाँ रूम में रुकते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। तो इसलिए हमने वो जो रूम है वो कितने टाइम के लिए बंद किया था। फाइनली वो जो होटल के मालिक है उन रूम में और बहुत सारे वो तांत्रिक को, साधु संत को, जो भी होता है बुला के उन्होंने पूजा वगैरह करा के रूम को सील कर दिया था। यानी कि 1-2 महीने बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने मरने से पहले ही अपनी पूरी की पूरी जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी वो अपने छोटे भाई के नाम कर दी थी। नया मालिक का भाई बन गया तो उन्होंने सारे के सारे ताले तड़वा के पूरा का पूरा होटल, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पे उन्होंने ताला वगैरह लगवाया था वो सब के सब खोल दिए। और बाई चांस ही उसके बाद आप लोग आ गए हैं। और हमने तो बहुत कोशिश की उनको बोलने की कि ये कमरा ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनको तो बस था तो लालच। और ये जितनी भी बात मैनेजर ने सुमित को बताई, ये सारी बात सुमित ने आके बाबा जी को बताई। और बाबा जी ने बोला
कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा इसे। और बाबा जी ने एकदम से धीरे-धीरे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पहले तो सब नॉर्मल रहा, और जब बाबा जी ने एक मंत्र पढ़ा, तो एकदम से वो जो अनीता है, वो लेटी हुई थी, वो एकदम से खड़ी हो जाती हैं और घूमना शुरू कर देती हैं, और घूमना शुरू कर देती हैं। और जैसे ही बाबा जी मंत्र का उच्चारण तेज़ कर रहे थे, और वो साथ-साथ में नाचना भी शुरू कर देती हैं। और मंत्र बोलते-बोलते बाबा जी ने एक भस्म निकाली और जाके सीधा अनीता के मुँह में मल दी, ऐसे करके लगा दी। और जैसे ही उन्होंने भस्म लगाई, अनीता एकदम से शांत होती है और बेहोश हो जाती है। और सभी जाके अनीता के पास जाते हैं और उसे उठाते हैं, और जैसे ही वो उठती है, वो उठते सार सुमित के बाल पकड़ लेती है, और बाल पकड़ने के बाद सुमित को बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ लगाती है। इतना ज़ोर से थप्पड़ लगाती है कि सुमित के मुँह पे उसके थप्पड़ के पूरे निशान छप जाते हैं। और फिर वो बोलती है, क्यों? तू अपनी बीवी को बहुत तंग करता है, उसकी एक नहीं मानता है, उसको कहीं लेके नहीं जाता है। वो तुझे पता है कितनी दुखी है तेरे तेरे से। और ये बात बोल के वो हँसना शुरू कर देती है। और सुमित को एकदम से बाबा जी से भी यकीन हो जाता है कि ये जो चीज़ है, ये तो बस मेरे और मेरी बीवी के बीच की बात थी, क्योंकि उनकी बीवी जो है थोड़ा-सा सुमित के शेड्यूल और उनके थोड़े से रूड बिहेवियर से तंग थी। तो सुमित को अब समझ आ जाता है कि भाई ये तो कोई ऊपर की ही चीज़ है, ये नाटक नहीं कर रही है। और ये बात बोल के जो सुमित उनसे ना माफ़ी माँगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और वो जो एंटिटी आई होती है अनीता के अंदर, वो एक बार ज़ोर से हँसती है और बोलती है कि अब माफ़ी-वाफ़ी माँगने का समय गया। अब मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी। तूने इतनी अच्छी बीवी को खो दिया है सुमित, अगर तू इसे अच्छे से ध्यान से रखता, तो शायद आज मैं इसे नहीं तेरे से अलग करती। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आ गई है, अब मैं इसे साथ में अपने ले जाऊँगी और अपनी ही दुनिया में रखूँगी। और ये बात सुन के सभी के सभी वहाँ पे एक हिसाब से रोना शुरू कर देते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि छोड़ दो अनीता को। सुमित भी पैर ही पड़ जाता है उसके अनीता के कि छोड़ दो मेरी वाइफ़ को, मुझे गलती होगी, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। और जैसे ही ये सभी ड्रामा चल रहा होता है वहाँ पे, और बाबा जी जो है झट से अपने झोले में से ना एक शाही निकालते हैं नीले कलर की। वो शाही निकालते हैं, लेकिन वो अभिमंत्रित शाही होती है। वो शाही निकालते हैं, और शाही निकालने के बाद कुछ मंत्र पढ़ते हैं, उसमें 2-4 बूंदें गंगा जल की मिलाते हैं, और सीधे की सीधे पूरी इंक को वो अनीता के ऊपर फेंक देते हैं। और जैसे ही इंक अनीता के ऊपर वो डालते हैं, तो अनीता के अंदर की जो एंटिटी वो बहुत ही तेज़ चिल्लाती है। इतना तेज़ चिल्लाती है, इतना तेज़ चिल्लाती है कि सभी के कान के लगभग पर्दे फट ही गए होते हैं। और सभी अपना मुँह नीचे करके, अपने कानों में हाथ उँगली लगा के अपने आप को सँभालने में लगे होते हैं। और तभी सभी के आँखों के सामने वो जो अनीता के अंदर एंटिटी होती है, यानी कि जो अनीता होती है, वो भाग कर जाती है सीधा के सीधा, और सीधा वहाँ पे जाके शीशे में टकराती है। शीशा टूटता है और अनीता सीधा 8वें फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं, और वहीं अनीता की डेथ हो जाती है। तो सभी के सभी भागते हैं नीचे अनीता को देखने में, पर जब तक सभी नीचे पहुँचते हैं, अनीता की मृत्यु हो जाती है। और ये देख के वहाँ पे जो शादी का माहौल था, जिसके कारण सुमित और अनीता वहाँ पे आए हैं, वो शादी का माहौल अब मातम में बदल जाता है। जहाँ उसके कज़न की 2 दिन बाद शादी थी, वहाँ अनीता की अर्थी उठती है। और जब सुमित की बुआ ने बाबा जी से पूछा कि ये आखिरकार क्या हुआ, तो बाबा जी ने बोला कि जब मैं वो अभिमंत्रित इंक मैंने उस आत्मा के ऊपर डाली, तो उस आत्मा को समझ आ गया कि अगर मैंने जल्दी नहीं की, तो ये बाबा जी मुझे पकड़ लेगा और उसके बाद मुझे बांध देगा, और कई कितने 100 हज़ारों सालों तक मैं ऐसे ही बंधी रहूँगी। तो और उसके निकलने का यही एक तरीका था, जल्द अनीता को मार दे और उसकी आत्मा को लेके यहाँ से छूमंतर हो जाए, ताकि ना वो रहे, ना उसकी आत्मा रहे।
तो इसी कारण उसने जल्द से जल्द अनीता को मार दिया और बाबा जी को भी अफसोस है कि वो अनीता को बचा नहीं पाए।